जय हिंद मित्रों, मैं मनोज सर पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट जो हम लोगों का है। सब्जेक्ट क्या है आप लोग का? हम लोगों का सब्जेक्ट एजुकेशन है हम लोग का। ठीक, एजुकेशन है मतलब कि हम लोग शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी टॉपिक है सभी टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जितने भी टॉपिक्स हम लोगों को यहाँ मिलते हैं, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। और हम लोगों का मेन टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ का होता है। लेकिन अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने प्रहार सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। मैंने टोटल 10 वीडियोस के माध्यम से पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कराए हैं। उसका पूरा का पूरा होल पार्ट, मतलब पूरा कह सकते हैं 10 यूनिट का एक वीडियो में निचोड़ जो है कल की डेट में आपको मिलेगा। मे बी शाम को मिलेगा, जिसमें मैंने 10 पार्ट आपको पढ़ाए हैं, प्रैक्टिस सेट जो कराया है उसको पूरा का पूरा एक वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो कल शाम की डेट में मैं नोटिफिकेशन डालूंगा, आप लोग उसको जरूर जो है ज्वाइन करिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग यहाँ पर जो जूम क्लासेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ रहे हैं यूनिट 10 पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं? यूनिट आपकी यूनिट 10 है आपका। यूनिट 10 जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन है आपका, ठीक, जिसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, ठीक है, समावेशी शिक्षा। दरअसल वीडियो इसलिए कंटिन्यू नहीं थोड़ा सा हो पा रहा है, क्योंकि जिस विद्यालय में मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ वहां पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम चल रहे हैं। और 11 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होके 13 फरवरी तक एग्जाम रहेगा। तो इसलिए शेड्यूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसलिए थोड़ा सा कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाती। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आता हूँ, जिसमें हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़े यूनिट 10, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था इम्पेयरमेंट क्या होता है, हैंडीकैप क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होता है। उन सभी के ग्राफ को हम लोग समझ चुके हैं। उसके आगे अब कंटिन्यू साइड से हम लोग अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का आईसीएफ मॉडल। क्या है आपका? आईसीएफ मॉडल। ठीक, आईसीएफ मॉडल, ठीक है ना। आईसीएफ मॉडल, मुख्य रूप से आईसीएफ मॉडल जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले इसका क्या आता है, फुल फॉर्म आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका होगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, ठीक, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। लेकिन ये आईसीएफ है, लेकिन जब कभी इसका फुल फॉर्म आता है तो इसके साथ दो चीजें और जुड़ती है। क्या होता है? डिसेबिलिटी कॉमा करके फंक्शन, डिसेबिलिटी, ठीक, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। इसका कुल मिला के पूरा अगर फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीएफ और आपका डीएच होता है, ये आपका, ठीक, आईसीएफ डीएच होता है। इसके बारे में तो ये मुख्य रूप से इसका काम क्या था, इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। अगर इसको हिंदी में अगर आप बोलोगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको भी लिख लो, लिखेंगे क्रियात्मकता, विकलांगता तथा स्वास्थ्य। क्या लिखेंगे? क्रियात्मकता, क्रियात्मकता, ठीक है, क्रियात्मकता के साथ विकलांगता,
विकलांगता तथा, ठीक है, विकलांगता तथा स्वास्थ्य, ठीक है, तथा स्वास्थ्य, ठीक है, क्रियात्मकता, विकलांगता तथा स्वास्थ्य के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। है, ठीक है, इसको हिंदी में भी नोट कर लेंगे। कुल मिला के आईसीएफ की जो संकल्पना है, आईसीएफ से संबंधित जो पॉइंट है, इसको हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो आपको जब इसके पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्रियात्मकता, विकलांगता तथा स्वास्थ्य, तो थोड़ी बहुत तो भनक ये समझ आपको आ रहा होगा कि यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो स्थितियां होती हैं उनकी रूपरेखा को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत ये जो है मुख्य रूप से किससे, डोमेन से संबंधित है। डोमेन से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये जो है ये किससे संबंधित है? डोमेन से, ठीक, डोमेन से। डोमेन का मतलब होता है, लिखेंगे डोमेन, ठीक, डोमेन का मतलब होता है ज्ञान क्षेत्र। ज्ञान, जो आपका ज्ञान क्षेत्र होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। डोमेन मतलब ज्ञान क्षेत्र, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित और विकलांगता से संबंधित जितने भी ज्ञान के क्षेत्र हैं उनका वर्गीकरण करने का ये कार्य करता है। अब इसका जो ज्ञान क्षेत्र है मुख्य रूप से शारीरिक क्रियाओं और संरचना को समझने के लिए करता है, और साथ ही साथ जब शारीरिक क्रियाओं को और संरचनाओं को जब हम समझेंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसमें जो है सामाजिक जो आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है, किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसको समझाने के लिए इन्होंने काफी चीजें बताई हैं इसके अंदर, जिसके अंतर्गत हम लोग इससे संबंधित चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है ना। ये जो है विकलांगता के लिए, मतलब विकलांगता पर बल देने के बजाय स्वास्थ्य पर ध्यान ज्यादा देता है। ये विकलांगता पर देता तो है, साथ में स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है। लेकिन अब इसमें कुछ मुख्य रूप से अब आपके सामने एक प्रश्न बनेगा कि ये मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा, इससे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक आपको डिस्कस करना होगा, या छोटा सा टॉपिक आपको समझना होगा कि जो आपकी डिसेबिलिटी है, ठीक, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो विकलांगता है, विकलांगता मुख्य रूप से किस पर आधारित है, कौन से मॉडल पर आधारित है। तो आप बताओ कि मुख्य रूप से ये दो मॉडल पर आधारित है, ठीक है। दो मॉडल कौन से होंगे? एक सोशल मॉडल पे, हाँ, एक चिकित्सा मॉडल है, चिकित्सा मॉडल, और दूसरा है आपने जैसा बोला सोशल मॉडल, जिसको हम सामाजिक मॉडल बोलते हैं। सोशल मॉडल, जी सर। सामाजिक मॉडल, इन दो मॉडलों पर क्या हमारी डिसेबिलिटी या विकलांगता जो है इन दो मॉडलों पर आधारित है। अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हम आईसीएफ की बात कर रहे हैं, तो ये विकलांगता के मॉडल को क्यों बता रहे हैं। तो इन दोनों का इससे संबंध है, इसलिए इसको यहाँ पर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से एक पॉइंट को आप नोट करेंगे, समझेंगे। अब चिकित्सा मॉडल क्या होता है, चिकित्सा मॉडल के अंतर्गत क्या आता है। तो चिकित्सा मॉडल में जो होता है, इसके अंतर्गत हम जो है विकलांगता को व्यक्ति की एक विशेष रूप में देखते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से इसके रोग क्या देखते हैं, रोग को हम देखते हैं कि कौन सा रोग है, उसमें कौन सी कमी है, कमी है आपकी आघात क्या है, ठीक है। ये सब चीजें हम जब, मतलब हमारे शरीर में कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके संबंधित जो होता है उसमें रोग या कोई कमी है या जो आघात है, तो इसमें इसको दूर करने के लिए आपने देखा होगा प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल हेल्थ कर्मी होते हैं ना,
हेल्थ सर्विस देने के लिए कई लोग देखभाल होता है, तो यहाँ पर चिकित्सीय देखभाल होती है। तो इस मॉडल के अंतर्गत मतलब विकलांगता के इस मॉडल में मुख्य रूप से व्यक्ति के समस्या को दूर करने के लिए चिकित्सा और अन्य उपचार या हस्तक्षेप की बात करिए। मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति के शारीरिक रूप से कोई भी समस्या होती है उसको दूर करने के लिए हम इस मॉडल का हम यूज करते हैं, चिकित्सा मॉडल का। तो आपको पूरा समझ में आया? बताएं। जी सर। ओके। अब इसके बाद जब ये मॉडल आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक मॉडल क्या होता है? तो सामाजिक मॉडल का मतलब होता है कि सामाजिक मॉडल में विकलांगता को एक समाज द्वारा उत्पन्न समस्या के रूप में देखा है। मतलब कि विकलांगता जो है, यहाँ पे लिखेंगे विकलांगता जो है वो समाज द्वारा उत्पन्न है, समाज द्वारा उत्पन्न है। ठीक है। अब ये बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये विकलांगता शब्द जो है समाज से ही तो उत्पन्न हुआ है। अगर समाज में इनको विकलांग ना बोलकर सामान्य बोला जाता तो आज इनकी इतनी समस्या नहीं होती। ठीक है। तो ये सामाजिक रूप से मतलब समाज द्वारा उत्पन्न एक समस्या के रूप में देखा जाता है, बल्कि और कुछ लोग जो है इसको शारीरिक रूप से या चिकित्सीय रूप में इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ये शारीरिक रूप या चिकित्सीय रूप नहीं है, ये तो प्रकृति की देन है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया समाज को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको डिनाई करता है। जब समाज उसको डिनाई करता है तब इंक्लूसिव एजुकेशन आता है। वो कहता है मेन स्ट्रीम में लेके चलना है, समाज की मुख्य धारा। ये समाज की मुख्य धारा से इनको अलग कर दिया है। समाज की मुख्य धारा में इनको जोड़ने के लिए जो है इनकी शिक्षा का कार्यक्रम चलता है। अब सामाजिकता के आधार पे हम इसको देखते हैं। तो सामाजिक मॉडल में या सोशल मॉडल में विकलांगता एक राजनीतिक प्रतिक्रिया की मांग करता है। कैसे? पॉलिटिकल एक्टिविटीज की मांग करता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही जो है हमारे एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करती है, उसको बनाती है, उसके सामाजिक वातावरण उसमें सुनिश्चित होता है कि क्या चीजें इसमें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो तमाम तरह की चीजें तो यहाँ पे कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया यहाँ पर लागू होती है। ठीक है। अब इसमें मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया में राजनीतिक मांग होती है। क्या होती है? राजनीतिक मांग होती है। मैंने बताया राजनीतिक मांग क्यों होगी? क्योंकि इनके एजुकेशन समाज में रहने के लिए समाज द्वारा जो शिक्षा जो बहुत जरूरी होती है उनको देने की प्रतिक्रिया ये सामाजिक मांग इसकी करता है कि राजनीतिक पॉलिटिकल व्यूज से ये दोनों कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर इतने दोनों पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो दोनों मॉडल में आपको चीजें पूरी की पूरी समझ में आई कि दोनों अलग अलग है। ठीक है। जब यहाँ पर अब देखिए इसका संबंध, अब जब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तब जाके आईसीएफ मॉडल, मतलब आईसीएफ मॉडल जो है केवल एक पर नहीं करता है, केवल इस पर नहीं ना तो इस पर, बल्कि ये दोनों को साथ में ले चलने की प्रक्रिया है। आप कह सकते हैं कि आईसीएफ मॉडल क्या है, तो आप बताएंगे आईसीएफ मॉडल जो है चिकित्सीय मॉडल या चिकित्सा मॉडल और सामाजिक मॉडल दोनों का एकाकी रूप है। ठीक है ना। अब दोनों का जब एकाकी रूप है तो इसलिए आईसीएफ मॉडल जो है किस पर आधारित है, इसको एक विशेष नाम दिया गया है। ठीक है। इसको एक नाम दिया बायोस्फीयर ना, बायोसाइको सोशल दिया है, इसको हिंदी में लिखा है बायोसाइको सोशल। ठीक है। बायोसाइको सोशल है आपका। ठीक। बायोसाइको सोशल। ठीक।
ये है, मतलब कि बायोसाइकोसोशल जब कभी आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे इन दोनों का जो जोड़ होता है वही ये कहलाता है, ठीक है ना। जब आप इन दोनों को, चिकित्सा मॉडल को और सामाजिक मॉडल, इन दोनों मॉडलों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो बनता है उसको हम बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोसाइकोसोशल मॉडल आपका है ये। ठीक, मॉडल। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये पूरी कहानी मुझे क्यों बतानी पड़ी? इसलिए बतानी पड़ी, इसमें आप पूरा का पूरी चीजें देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या चीजें बता रहा है आपसे। क्लियर है? पॉइंट बताइए, दोनों सर पॉइंट्स थोड़ा सा क्लियर है? एक बार सर थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए ना, क्योंकि मेरा नेट वाईफाई का चार्ज खत्म हो गया था, बंद हो गया था। एक बार रिपीट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं आईसीएफ मॉडल पर। तो आईसीएफ मॉडल को समझने के लिए इसमें क्रियात्मकता, विकलांगता तथा स्वास्थ्य सभी चीजों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके डोमेन, ज्ञान क्षेत्र के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम विकलांगता के बारे में जब बात करेंगे तो विकलांगता किस मॉडल पर आधारित है, तो आप बताएंगे विकलांगता जो है मुख्य रूप से दो मॉडलों पर आधारित है। कौन सा? एक चिकित्सा मॉडल है, दूसरा सामाजिक मॉडल है। अब इस चिकित्सा मॉडल में क्या होता है, जब शारीरिक रूप में कोई कमी होती है तो उसको जो है रोग या कमी या जो आघात होती है वो चिकित्सा मॉडल के अंतर्गत आती है, जिसमें प्रोफेशनल्स जो है, नर्सेज, डॉक्टर्स, इन सबका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसके बाद सामाजिक मॉडल होता है। सामाजिक मॉडल में बोला गया है विकलांगता जो है समाज द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि राजनीतिक मांग होती है। राजनीतिक मांग इसलिए क्योंकि शिक्षा के जो फ्रेम है, एजुकेशन का जो फ्रेम है वो पॉलिटिकल पॉइंट से ही बनता है। ठीक है, राजनीतिक चीजों से ही बनता है समाज की रूपरेखा। तो इसलिए सामाजिक मॉडल होगा। जब ये दोनों मॉडल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो आईसीएफ मॉडल में, आईसीएफ मॉडल के अंतर्गत आते हैं। और आईसीएफ मॉडल मुख्य रूप से इसको बायोसाइकोसोशल मॉडल के अंतर्गत आता है, जिसको बायोसाइकोसोशल, देखो बायोसाइकोसोशल दोनों चीजों को मिलाकर जो बनता है उसको बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते हैं। कह सकते हैं आप कि इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, जब ये दोनों जुड़ते हैं तब आप कह सकते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल बनेगा। सोशल मॉडल बनेगा। क्लियर है पॉइंट? बताइए, ये पॉइंट क्लियर है इतना आपको? जी सर। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी रूपरेखा आपने समझी। आप ये कह सकते हैं आईसीएफ मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंतर्गत चिकित्सा मॉडल और राजनीतिक सामाजिक मॉडल, दोनों मॉडल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आप बताओ, क्लियर है? जी सर। हाँ, अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ सकता है कि आईसीएफ मॉडल की जो है बात, या आईसीएफ मॉडल को कब ये आपका अस्तित्व में है, तो WHO द्वारा जो है कब आया? मई 2001 में इसके बारे में पूरी की पूरी कहानी या पूरी की पूरी बात देखने को या पढ़ने को मिलती है। हम कह सकते हैं आईसीएफ हैज बीन डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO कहते हैं, एंड वाज endorsed by the World Health Assembly in May 2001। क्लियर? ये पॉइंट इतने आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद अगर हम चलेंगे आगे पॉइंट में तो आगे और देखेंगे कि इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसमें इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इसके आगे ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, एक ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको कई पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं।
ये जो है मुख्य रूप से एक तरीके से ये टूल के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? एक टूल के रूप में ये काम करता है। टूल का मतलब होता है एक उपकरण के रूप में ये काम करता है मुख्य रूप से। क्लियर? इसको हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले ये इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको कई तरीके से आप कई जगह आप इसको देखोगे, कई तरीके से ये बनता है आपका। सबसे पहले हेल्थ कंडीशन पर, हेल्थ कंडीशन पर आप देखेंगे, हेल्थ कंडीशन पर जब आप देखेंगे तो लिखेंगे स्वास्थ्य की स्थिति ना, लिखेंगे स्वास्थ्य की स्थिति, ठीक है ना। स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पे हम इसको देखते हैं, ठीक। स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पे जब कभी हम स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पे जब हम इसको देखते हैं तो ये मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले कौन सा होता है? क्रियाशीलता आती है। क्या लिखेंगे? मेरे साथ बनाएंगे क्रिया, कॉपी पेन लेकर बैठिए और बनाइए क्रियाशीलता, ठीक। क्रियाशीलता होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक। एक्टिविटी होता है। फिर इसके आ जाता है शारीरिक कार्य एवं संरचना, लिखेंगे शारीरिक शारीरिक कार्य एवं, ठीक, शारीरिक कार्य एवं क्या है आपका? संरचना, ठीक। संरचना क्या बोलते हैं? बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बगल में जो बनता है आपका पार्टी, वो भागीदारी होती है। क्या होती है? भागीदारी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेशन। क्या बोलते हम लोग? पार्टिसिपेशन, ना, पार्टिसिपेशन ही हो गया, ठीक। ये हो गया आपके तीन भाग। तो कुल मिला के ये सब जो है आपस में ही जुड़े रहेंगे। जब इसको आप बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, फिर ये आपका ऐसे जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये और ये भी जो है तीनों साइक्लिंग रूप में ही फॉर्म में ये आपके जुड़े रहेंगे आपस में ना, ठीक है। लेकिन यहीं पर जो है फिर इसके बाद जो एक और आता है, एक और बनता है, वो बनता है आपका क्या? कॉन्सेक्सुअल फैक्टर। क्या बोलते हैं? कॉन्सेक्सुअल, कॉन्टेक्सटुअल, ठीक है। कॉन्टेक्सटुअल फैक्टर, फैक्टर होता है, ठीक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संदर्भगत कारक, संदर्भगत कारक, ठीक। ये संदर्भगत कारक आ गए आपके सामने। इसके फिर दो भाग होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं देखेंगे। एक पार्ट्स आपका होता है आपका पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। दूसरा कारक क्या होता है आपका? व्यक्तिगत कारक। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत कारक,
व्यक्तिगत कारक, ठीक है, जिसको बोलते हैं पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर। ठीक, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आपके सामने ऐसा है। इस ग्राफ के माध्यम से आप इस पूरे ग्राफ को देखेंगे, इस पूरे ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब आप इसको हेल्थ कंडीशन पे कह सकते हैं, या इसका जो है आप कह सकते हैं इसको आप फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी के आधार पे हम इसको डिवाइडेशन इसका करते हैं। कई तरीके से आपको मिलेंगे, हो सकता है कई तरीके से आपको इसको इसके साथ ना जोड़ के अलग से बना कर दिया जाए, मतलब कि यहाँ पर दो अलग अलग भाग बना दिए जाए। तो आपको याद रखना है, इसको जो है हेल्थ कंडीशन जो दिया है ये फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी के आधार पर, किसकी, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी। ठीक, कहीं कहीं आपको ये भी मिलता है फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी। इसके मुख्य रूप से तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कौन है, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, मतलब शारीरिक कार्य एवं संरचना होती है। दूसरा एक्टिविटीज होती है, ठीक है, और तीसरा पार्टिसिपेशन होता है। तीन भागों में ये बचता है। फिर इसके बाद आपका आता है आपका संदर्भगत, या हम कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल फैक्टर। जो होता है कॉन्सेप्चुअल फैक्टर दो भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से भाग में डिवाइड होता है, दो भाग में। एक पर्यावरणीय कारक होता है, दूसरा व्यक्तिगत कारक होता है। जब व्यक्ति जब कोई काम करने आता है, आप इसके आधार ये समझ सकते हैं कि इसमें जब कोई व्यक्ति काम करने आता है तो मुख्य रूप से उसमें क्रियाशीलता होनी चाहिए। क्रियाशीलता के साथ साथ फिर क्या होगी, अब क्रियाशीलता वो कैसे करेगा, उसकी क्रियाशीलता कैसे प्रभावित करेगा। अब जैसे ये कोई काम करने आएगा तो उसके शारीरिक संरचना और शरीर करने की क्षमता देखी जाएगी। फिर उसके काम करने में वो कितना पार्टिसिपेट कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये हेल्थ कंडीशन के आधार पे होता है, ये फंक्शन एंड डिसेबिलिटी के आधार पर होता है। फिर हम देखते हैं संदर्भगत कारक क्या होता है। कॉन्सेप्चुअल फैक्टर में दो तरीके के कारक, एक पर्यावरणीय कारक मतलब होता है हमारे पास हमारे आसपास का, वो प्राकृतिक पर्यावरण नहीं कह रहा है, वो हमारे आसपास हमारे घर हमारे समाज में कैसी रीतियां चल रही, कैसी चीजें चल रही हैं, उनसे संबंधित जो भी चीजें होंगी वो पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत। पर्यावरण की परिभाषा प्रकृति से संबंधित नहीं है। पर्यावरण की परिभाषा का मतलब होता है हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसको जो हम लेकर चलते हैं तो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं पर जब हम व्यक्तिगत कारक बोलेंगे, व्यक्तिगत कारक का मतलब है कि स्वयं से संबंधित जो भी चीजें हो उससे संबंधित, ये पूरा का पूरा आईसीएफ मॉडल पर आधारित है। आईसीएफ मॉडल को नोटिफाई करता है, डिफाइन करता है। क्लियर है पॉइंट, इतना बताएं। जी सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस सब में यहाँ तक पे। नहीं, नहीं सर। ठीक ठीक, अब जैसे इसके बारे में इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, अब इसमें और भी आता है कि इसके अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग इन द सेंस कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसको हम प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इनके प्रयोगों को इस तरफ लिख दे, पूरा इधर आ जाएगा, कहाँ तक आएगा, हाँ सर, और बस हाँ। हाँ आ जाएगा। तो चलिए इसके हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, ठीक। अब हम इसके बारे में लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आईसीएफ। एप्लीकेशंस ऑफ आईसीएफ, यहां तक आ रहा है, बताइए, यहां तक पूरा आ रहा है। जी सर, हाँ सर आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए सबसे पहले ये पहला पॉइंट आप डालेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, लिखेंगे एज ए स्टैटिकल टूल, लिखेंगे एज ए स्टैटिकल टूल, ठीक है ना।
एज ए स्टैटिकल टूल लिखेंगे एक सांख्यिकी उपकरण के रूप में, लिखेंगे एक, आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालते रहिए ना, सांख्यिकीय एज ए स्टैटिकल टूल, एक सांख्यिकीय उपकरण के रूप में, उपकरण के रूप में, ठीक है, एक सांख्यिकीय उपकरण के रूप में। तो एक सांख्यिकीय उपकरण के रूप में, फिर दूसरा हम लोग लिखते चलते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे एक एक पॉइंट को लेकर। दूसरा है एज ए रिसर्च टूल, लिखेंगे एज ए रिसर्च टूल के रूप में, ठीक है। एक जो है लिखेंगे एक शोध उपकरण के रूप में, एक शोध उपकरण के रूप में, उपकरण के रूप में, ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट, तो ये दो पॉइंट है, ये देखिए टूल्स के रूप में ही बता रहा है कि इसमें सबसे पहले हम पॉइंट की बात करेंगे, और भी लिखेंगे लेकिन एक एक दो दो पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसमें जो सबसे पहला कह रहा है कि एज ए स्टैटिकल टूल्स, मतलब कहता है, कह रहा कि कह रहा इन द कलेक्शन, कह रहा कि इन द कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, डाटा, ठीक है ना, डाटा फॉर एग्जांपल इन पॉपुलेशन स्टडीज एंड सर्वे, सर्वे और इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब इसमें कहता है कि डाटा के संग्रह और रिकॉर्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं। इस सांख्यिकीय उपकरण का मतलब होता है, आप कोई पूछ रहे सांख्यिकीय उपकरण का मतलब बताइए, तो आप बताएंगे जब कभी हम आंकड़ों का संग्रह और उसको रिकॉर्ड में रखते हैं, तो रिकॉर्ड में कैसे कहेंगे, जैसे जनसंख्या अध्ययन और सर्वेक्षण में या प्रबंधन सूचना प्रणाली में, हम जब कोई चीज सूचना प्रणाली में क्या होता है कि जब किसी को इंफॉर्मेशन देना होता है तो उसकी पूरी लिस्ट हम लोग बनाते हैं ना, कि किसके बारे में देना है, कहाँ से देना है, कितनी जानकारी देना है, तो उसका एक पूरा खाका बनाते हैं, पूरा डायग्राम, पूरा का पूरा चार्ट बनाते हैं, कितनी जानकारी किसको देनी है, तो वो सांख्यिकीय उपकरण के अंतर्गत आता है। इसमें आप क्या लिखोगे, डाटा के संग्रह और रिकॉर्डिंग के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ये कहेंगे इन द कलेक्शन, इन द कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में कहता है कि एक शोध उपकरण के रूप में, अब पहले सांख्यिकीय उपकरण के रूप में स्टैटिकल टूल था, अब रिसर्च टूल में। अब रिसर्च टूल में कैसे कहता है, कहता है कि टू मेजर आउटकम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब ये पॉइंट नोट करिएगा, आप लिखेंगे टू मेजर आउटकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या कह रहा है, कह रहा है ये आपसे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, क्या कह रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कह रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ और क्या कह रहा है ये आपसे बताइए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है, और मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया आपको, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है ना। और क्या कह रहा है ये जो है आपका इतनी चीजें तो कर रहा है, साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर, ईवीएस फैक्टर, ठीक। ये दो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, इसमें से पूरा का पूरा में इतने पॉइंट्स क्लियर हुए, बताए। हेलो, जी सर। क्लियर हाँ है इतने सर। पॉइंट, चलिए, जी सर। ओके ओके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे, लिखिए एज ए क्लिनिकल टूल, लिखेंगे एज ए क्लिनिकल टूल, ठीक है ना। एज ए क्लिनिकल टूल का मतलब एक नैदानिक उपकरण के रूप में, एक नैदानिक उपकरण के रूप में, ठीक, एक नैदानिक उपकरण के रूप में। तो एक नैदानिक उपकरण के रूप में कैसे,
कि इसमें कहता है कि इन नीड्स असेसमेंट, मैचिंग ट्रीटमेंट्स विथ स्पेसिफिक कंडीशंस, वो कंडीशंस, वोकेशनल असेसमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड आउटकम इवैल्यूएशन। मतलब जरूरी जो जरूरत जो आवश्यकता के लिए आकलन करते हैं, मिलान करने के लिए हम करते हैं, उपचार करने के लिए करते हैं। कुल मिला के क्लिनिकल का मतलब होता है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना, उसको सॉल्व कर देना है आपका, ठीक है ना। तो ये होता है इसमें आपका। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एज ए सोशल पॉलिसी टूल, नंबर 4 पे, एज ए सोशल पॉलिसी, मतलब कि सामाजिक राजनीति उपकरण के रूप में लिखेंगे, सामाजिक सामाजिक राजनीति उपकरण के रूप में, ठीक, उपकरण के रूप में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो है सामाजिक राजनीति, इसमें सोशल पॉलिसी में क्या होगा, सोशल पॉलिसी में आपको की पॉइंट्स पकड़ना है कि समाज से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी चीजों को फ्रेम करना है, बनाना है, वो सबकी सब चीजें जो है इसके अंतर्गत आएंगी आपकी। क्लियर है इतना पॉइंट। ये आपका, जैसे ये आपका सोशल हो गया, क्लिनिकल हो गया, आपका रिसर्च टूल क्यों है, स्टैटिकल टूल क्यों है, बस की पॉइंट को आपको पकड़ना है। आपको ये थोड़ी पूरा याद, आपको याद रखना कि स्टैटिकल टूल में डाटा को आप कलेक्शन करते हैं, उसके रिकॉर्ड को रखते हैं। रिसर्च में क्या करते हैं, रिसर्च में हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जीवन का मूल्य क्या है और उसके पर्यावरणिक कारक क्या क्या है। क्लिनिकल टूल में हम लोग क्या देखते हैं, क्लिनिकल टूल में हम देखते हैं किसी भी समस्या का उपचार करना, किसी भी समस्या को सॉर्ट आउट करना, क्लिनिकल में आता है। फिर सोशल पॉलिसी में क्या आता है, सोशल पॉलिसी में आता है सामाजिक सुरक्षा की जो मांग होती है। सामाजिक मतलब कुल मिला के समाज का ढांचा कैसा होना चाहिए, वो सोशल पॉलिसी के अंतर्गत आपका आता है यहाँ पर। तो इतने पॉइंट्स क्लियर। फिर इसमें कहता है कि इसको हम कह सकते हैं एज एन एजुकेशनल टूल, क्या बोल सकते हैं 5 नंबर पॉइंट पे, एज एन एजुकेशनल टूल, ठीक है। क्या लिखेंगे, यह जो है एक शैक्षिक उपकरण के रूप में, क्या है, एक शैक्षिक उपकरण के रूप में, ठीक है, एक शैक्षिक उपकरण के रूप में। तो एक शैक्षिक उपकरण के रूप में कैसे, वहां यहाँ तो सामाजिक ढांचा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल टूल्स कैसे होगा, सामाजिक उपकरण कैसे होगा, तो समाज से संबंधित मतलब कि शिक्षा से संबंधित जो पाठचर्या होगी, कि करिकुलम कैसा होना चाहिए हमारा, उसका डिजाइन फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, और जागरूकता को हम कैसे बढ़ाएं सामाजिक कार्रवाई के लिए, उसको कैसे करें, मतलब कुल मिला के अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस के बारे में, ठीक है ना। उसके लिए आपको यहाँ पे सोशल एक्शन की एक्टिविटीज को सिखाता है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर, बताइए आप। जी सर। यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस करी हैं, आई होप आपको सभी कुछ समझ में आ गए होंगे कायदे से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। जी सर। ओके ओके, जस्ट सेकंड, देखिए और इसमें क्या है आपके सिलेबस में।
हाँ, अब इसमें जब इतनी चीजें दे दिया तो इसमें क्वालिफायर के रूप में भी देते हैं कि योग्यता परीक्षण दौर जो होता है, क्वालिफायर क्या होता है, इसमें और भी चीजें कंसेप्ट इसमें देता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे, इतने पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो अब आपसे अगर पूछता है कि आईसीएफ का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप बताएंगे आईसीएफ का सिद्धांत जो है बायो, क्या है आपका, बायोसाइक नहीं लिखा है, उसको साफ कर दिया। हाँ, ये जो आईसीएफ का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, बायोसाइको सोशल पर। किस पर आधारित है आपका, बायोसाइको सोशल। ठीक, बायोसाइको सोशल पर अगर आपसे कोई पूछता है कि आईसीएफ का सिद्धांत जो है किस मॉडल पर आधारित है, तो आप बताएंगे बायोसाइको सोशल मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो है कुछ प्रक्रियाओं के बारे में बताया है, जैसे यूनिवर्सलिटी आपकी, सब पार्शियलिटी आपकी, मतलब क्या कह सकते हैं, सार्वभौमिकता और समानता, निष्पक्षता, इन सब पॉइंट के बारे में यहाँ पर गहराई से अध्ययन किया गया है। कुल मिला के इसमें जो है क्वालिफायर की कंडीशंस बताएंगे। ठीक है, क्वालिफायर कौन होते हैं, क्वालिफायर की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, वो सब यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पूरा का पूरा बताते हैं कि आईसीएफ मॉडल में कैसे स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर पे क्वालिफायर होता है, किस स्ट्रक्चर पे क्वालिफायर नहीं होता है, इन सब चीजों को बारे में बताते हैं यहाँ पे। क्लियर, आईसीएफ मॉडल में जब हम देखेंगे तो इनके डोमेन जो होते हैं, क्या होते हैं, डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, डोमेन्स के बारे में बात करेंगे, तो इनके डोमेन्स के बारे में अब इनके कुल मिला के 9 डोमेन्स दिए गए हैं। टोटल कितने डोमेन्स दिए, 9 डोमेन्स दिए गए हैं। तो 9 डोमेन्स के बारे में आप लोगों को मैं पूरा का पूरा 9 डोमेन्स लिखा देता हूँ, जो कि एग्जाम में अगर पूछता है तो आप उसको बता ले जाओ। ठीक है ना, ये आज ये 9 डोमेन्स बता देंगे तो आपका जो है पूरा का पूरा आईसीएफ मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको साफ कर दे। इस डोमेन्स के बारे में बात करेंगे, डोमेन्स। ठीक, डोमेन्स के बारे में बात करेंगे, तो इन्होंने टोटल कितने डोमेन्स के बारे में बताए हैं, इन्होंने टोटल 9 डोमेन्स बताए हैं आपके। कितने, 9 डोमेन्स। नंबर 1, पहले नंबर पे क्या आता है आपका, मेरे साथ लिखते चलेंगे। पहला है लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, लिखेंगे लर्निंग एंड, ठीक है, लिखेंगे लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। ठीक, अप्लाइंग नॉलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हिंदी में भी लिख देंगे। फिर दूसरा पॉइंट होता है आपका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग ज्ञान सीखना और लागू करना। ज्ञान को सीखना, ज्ञान सीखना और लागू करना, लागू करना। ठीक है ना, ज्ञान सीखना और लागू करना होता है। दूसरा पॉइंट आपका जो होता है, दूसरा होता है जनरल टास्क एंड डिमांड्स, जनरल टास्क। ठीक है, जनरल टास्क एंड डिमांड्स। ठीक है, जनरल टास्क एंड डिमांड, मतलब सामान्य कार्य और मांग, सामान्य कार्य और मांग। ठीक, डिमांड्स को मांग बोलते हैं। तीसरा जो है आपका, तीसरे में आता है आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, संप्रेषण या संचार, संचार या संप्रेषण बोलते हैं।
नंबर 4 पे आपका क्या आएगा? नंबर 4 पे आपका आता है मोबिलिटी। ठीक, मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम लोग बोलते हैं गतिशीलता। गतिशीलता होती है। नंबर 5 पर आपका क्या आएगा? नंबर 5 पे आपका आता है सेल्फ केयर आता है। क्या आता है? सेल्फ केयर। सेल्फ केयर को हम लोग बोलते हैं स्व देखभाल। स्व देखभाल होता है। ठीक, नंबर 6 पर आपका क्या आता है? नंबर 6 पे आपका होता है, ठीक है, नंबर 6 पे आता है डोमेस्टिक लाइफ। लिखेंगे डोमेस्टिक लाइफ। ठीक, डोमेस्टिक लाइफ को हम लोग बोलते हैं घरेलू, क्या बोलते हैं हम लोग? घरेलू जीवन। घरेलू जीवन होता है आपका। ठीक, नंबर 7 पे आपका क्या आता है? 7 पे आपका आता है आपका इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। लिखेंगे इंटरपर्सनल, ठीक है ना, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, ठीक, इंटरेक्शंस होता है इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस एंड रिलेशन। ठीक है, एंड रिलेशनशिप या रिलेशनशिप्स। तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में बोलेंगे पारस्परिक संपर्क और संबंध। लिखेंगे पारस्परिक, ठीक है, क्या लिखेंगे? पारस्परिक संपर्क और संबंध। संपर्क और संबंध, ठीक है, ये हो गया। फिर नंबर 8 पर आपका क्या आएगा? नंबर 8 पे आपका आता है मेजर लाइफ एरिया। मेजर लाइफ एरिया, ठीक है ना। मेजर लाइफ एरिया को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखते हैं प्रमुख जीवन क्षेत्र। प्रमुख जीवन क्षेत्र, ठीक है। फिर नंबर 9 और जो लास्ट है, लास्ट वाला आपका आता है कम्युनिटी। लिखेंगे कम्युनिटी, ठीक है, लिखेंगे कम्युनिटी सोशल, ठीक है, कम्युनिटी सोशल, ठीक है, कम्युनिटी सोशल एंड सिविल लाइफ इसको क्या बोलेंगे? लिखेंगे सामुदायिक, सामाजिक और नागरिक जीवन। सामुदायिक, सामुदायिक, सामाजिक, सामुदायिक, सामाजिक और नागरिक जीवन। नागरिक जीवन, ठीक है। तो ये आपके सामने 9 डोमेन्स थे। 9 डोमेन्स को मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे पहले लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, मतलब ज्ञान सीखते हैं, सीखने के बाद हम उसको कैसे लागू करें उसके बारे में डिस्कस करता है। फिर दूसरा आपका क्या आता है? दूसरा आता है जनरल टास्क एंड डिमांड्स, जो सामान्य कार्य होते हैं हम लोग के, जनरल टास्क, जो सामान्य कार्य करने के जो हम लोग के चैलेंजेस होते हैं उनको किस तरीके से कहते हैं, और उनको फुलफिल करने के लिए क्या मांग होती है, क्या डिमांड्स होते हैं हमारे, इसके पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर इसके याद आता है कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं।
तो ये कम्युनिकेशन वहां पर सिखाया जाता है आपका। फिर चौथा है आपका मोबिलिटी है। मोबिलिटी में क्या होता है, गतिशीलता, कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से आ जा सकते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग के लिए होंगी। फिर आता है सेल्फ केयर। जब धीरे धीरे जब मोबिलिटी करने लगते हैं तो सेल्फ केयर का मतलब होता है हम स्वयं से अपनी देखभाल कर सकते हैं, मतलब कपड़े पहनना, खाना पीना, ब्रश करना, मंजन करना, उठना बैठना, ये सबका आता है डिसेबल लोगों के लिए। ठीक है। फिर आता है डोमेस्टिक लाइफ। डोमेस्टिक लाइफ का मतलब है घरेलू जीवन, आप सामान्य जीवन किस तरीके से जी रहे हैं, इस पर ये नोटिफाइड डिमांड आपको डिफाइन करता है। ठीक है। फिर क्या आता है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, मतलब पारस्परिक संबंध। जब हम घर में समाज में रहते हैं तो हमारा दूसरों के साथ संबंध कैसा है, हम किस तरीके से उनसे बिहेव करते हैं, इन सब चीजों के बारे में ये डिस्कस करता है। फिर आपका आठवां आता है मेजर लाइफ एरिया, प्रमुख जीवन क्षेत्र। हमारा प्रमुख जीवन क्षेत्र जो होता है कि हम किस एरिया में, किस वर्ग में, हम किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उस पर कि हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। फिर क्या आता है कम्युनिटी सोशल एंड सिविल लाइफ, मतलब सामुदायिक रूप में हम किस तरीके से अपने दोस्तों के समूह में, अपने घर के समूह में, अपने समाज के समूह में हम किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, हम एक नागरिक होने के नाते उसका पूरा का पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तमाम ऐसी चीजों को लेकर आता है। तो ये यहाँ पर आपने आज मेरे साथ पढ़ा है आईसीएफ मॉडल, जो कि किस पर आधारित है, बायोसाइको सोशल मॉडल पर आधारित है आपका। ठीक है ना, बायोसाइको सोशल मॉडल पर आधारित है। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है मई 2001 में होती है WHO के द्वारा। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या था, ICFDH, याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ के बारे में। तो इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। ठीक है ना, इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने आज डिस्कस किया। मे बी आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो और इस चीज को आप जरूर देखेंगे और आपको पॉइंट व्यापक रूपों में मैंने देने का प्रयास किया है। आज हम लोगों ने इतना पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ हम लोग आगे चलेंगे पार्ट बी, यूनिट 10 का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, उसके आगे हम लोग और चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।